अंजारिया स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों आज हम पाठ 4 सीखेंगे जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो कर्मयोगी यानी उसका मतलब क्या है कि कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला या तो सदा फल की अपेक्षा न रखकर कर्म करने वाला, यानी कि वो कोई भी कार्य करते हैं तो फल की अपेक्षा नहीं रखते हैं, सदा काम करते रहते हैं, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा उसकी अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री है, आपको पता है, आपने नाम सुना होगा, वो हमारे एक नेता थे जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र भारत के हमारे दूसरे प्रधानमंत्री बने। तो इस पद पर उसने केवल 19 महीने रहे। इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा था क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो भारतीय सेनाओं ने उसका मुंहतोड़ उत्तर दिया। सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। तो बच्चों ये पूरे पाठ का सारांश ये है कि इस पाठ में लेखक ने कर्म को ही ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी के व्यक्तित्व का सुंदर विश्लेषण किया है। तो ये पूरे पाठ में कर्मों को ही जो ईश्वर मानते हैं जो शास्त्री जी, उसका परिचय दिया गया है। तो इसके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। तो भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था। यानी ये जो शंकर दयाल शर्मा है उसका जन्म भोपाल यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। उसकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, यानी कि उसकी जो शुरुआत की जो शिक्षा थी वो मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। यानी इसके बाद की जो पढ़ाई उसने आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय में की और एमए और एलएलबी की उपाधियां डिग्री उसने प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की। यानी कि बाद में उसने पीएचडी कहाँ किया, तो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उसने ये डिग्री प्राप्त की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। यानी आपको पता है पीएचडी बने यानी कि प्रोफेसर वो बने और वहाँ के वो प्रोफेसर रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। उसके बाद वो राजनीति के काम में लग गए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। यानी कि उसके बाद वो राज्यपाल बने, उपराष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति का पद भी उन्होंने प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में उसने पुस्तकें लिखी थी। उसके नाम है यहाँ पे देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। तो उसके कर्म यानी कि वो काम करते रहते हैं, कभी फल की आशा नहीं रखते थे और वो एक सामान्य परिवार से, उतने अमीर धनवान परिवार में से भी नहीं थे, लेकिन उसके ये कर्म की वजह से वो देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए थे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे, यानी कर्म ही उसका भगवान है। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। यानी कि उनके जीवन विकास का मूल आधार क्या था, तो कि कर्म के प्रति यानी कार्य के प्रति अटल आस्था, यानी मजबूत उसकी आस्था थी, विश्वास था और उसमें संपूर्ण समर्पण यानी सब कुछ समर्पण करने की भावना, सब कुछ न्योछावर करने की भावना थी उसमें। तो इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा, यानी कि ये जो लेसन है, पाठ है हमारा, उसमें ये 4 मूल्य समावेश हुए हैं। एक है समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा। तो ये 4 मूल्य आपको ये लेसन में देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। शास्त्री जी के नाम के साथ
कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। यानी शास्त्री जी जो नाम है उसके साथ कर्मयोगी यानी कि कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला यानी कि सदा फल की अपेक्षा न रखकर कर्म करने वाला, ये विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, यानी कि बिल्कुल उचित है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। यानी उसका जो पूरा जीवन है वही उसका कर्म से भरा हुआ दिखाई देता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। यानी शास्त्री जी, आपने देखा वो प्रस्तावना हमने पढ़ी उसमें कि वो सामान्य परिवार से थे, लेकिन देश की प्रधानमंत्री पद तक वो पहुंचे, वहां तक का उसका रहस्य यानी कि वहां तक उसका भेद है। तो भेद क्या है? उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। यानी फल की आशा रखे बिना काम करने में ही उसका जीवन उन्होंने व्यतीत किया था। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है। यानी कि कोई लोग क्या होते हैं, भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाते हैं कि भाग्य जब साथ देगा तब हम काम करेंगे। तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो ऐसे व्यक्तियों में से नहीं थे, जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी हथेली की लकीरों यानी कि हथेली, कोई कोई लोग क्या कहते हैं कि जो हाथ में लिखा होता है भविष्य में जो होगा उस पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन ये लाल बहादुर शास्त्री है वो किस पर विश्वास रखते हैं? चिंतन और कर्म की शक्ति पर ज्यादा विश्वास रखते हैं और अपना जीवन का रास्ता बनाते हुए वो आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यानी कि काम करना ही उसका एक भगवान था और उसके प्रति वो कोई भी फल की आशा नहीं रखते थे और संपूर्ण उसमें न्योछावर कर देते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। यानी कि उन्होंने फल की, कभी कभी उसको फल भी मिल गए तो भी उसने क्या किया कि हमेशा उसने उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उपेक्षित यानी उदासीन, बेपरवाह, यानी कि मिले तो भी अच्छा है, नहीं मिले तो भी अच्छा है, ऐसा उसने रखा। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। यानी उसका जो जीवन है वो भगवत गीता आपने सुना है, उसका निष्काम कर्मयोगी, निष्काम यानी कि अनासक्त या तो फल की अपेक्षा न रखने वाले कर्मयोगी का प्रतिरूप है ये। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। यानी ये लेखक कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि सिर्फ उसको कर्मयोगी, उसके नाम के आगे जो कर्मयोगी जोड़ते हैं उससे ज्यादा अच्छा होगा निष्काम कर्मयोगी कहना ज्यादा उचित होगा। उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। यानी उसका जो एक उद्देश्य था, यानी उसका लक्ष्य था कि ये उसको पूरा करना है, उसके प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी, यानी दृढ़ विश्वास था। उस उद्देश्य को यानी कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, यानी जो कार्य करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना, ये तीन बातें हमें उसके संपूर्ण चरित्र यानी उसका पूरा जो चरित्र है वो उसके जीवन दर्शन में हमें दिखाई देती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व को पूरी तरह निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। यानी कि उन्होंने एक भाषण दिया था, उसमें भी उसने कहा था कि आप कोई भी कार्य में सफल होना चाहते हो और अपना दायित्व यानी कि अपनी जिम्मेदारी आप पूरी तरह से निभाना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? आपका जो कार्य है और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में क्या होना चाहिए? दोनों में समन्वय होना चाहिए, यानी कि दोनों में मेल होना चाहिए।
मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। यानी उसका सफलता का जो भेद है, तो लेखक कहते हैं कि मैं उसका महत्वपूर्ण चिंतन में यही मानता हूँ, सफलता का भेद उनका यही है। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। यानी हमें ऐसा भी मानना चाहिए कि हमें व्यक्ति, समाज और देश का जो विकास करना है, तो उसका भेद ही क्या है कि भक्ति और कर्म के सिद्धांत में भीतर रखना चाहिए। निहित यानी भीतर रहा हुआ जानना चाहिए। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। यानी शास्त्री जी का जो पूरा जीवन है वो किसका उदाहरण है, तो कि श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का उदाहरण है, अनुपम उदाहरण, यानी कि एक बेजोड़ उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। यानी इनके जो गुण है सिर्फ उसके विचार और कार्यों में ही हमें नहीं दिखाई देते थे, बल्कि उसका भाव है उसका भी हमें अनुभव होता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। यानी उसका जो विचार है उसमें एक अलग ही समन्वय हमें देखने को मिलता है। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। यानी कोई लोग क्या कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, लेकिन ये लाल बहादुर शास्त्री है, वो जो कहते थे वो करके ही रहते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। यानी वो कुछ भी करते थे वो अपने लिए कुछ नहीं करते थे कि उसको फायदा हुए इसके लिए नहीं करते थे, लेकिन राष्ट्र को क्या लाभ होता है उससे प्रेरित होकर वो करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। यानी इसके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता क्या यही थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। यानी उन्हीं की वजह से देश के लोग जो है उन पर विश्वास करते थे और उसको प्रेम करते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। यानी कि पंडित नेहरू जी के बाद उसने जो राजनीतिक विरासत यानी उत्तराधिकारी वो बने, तो वो संभालना और उसको आगे ले जाने का काम कोई कम मुश्किल वाला नहीं था। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। यानी देश के लोगों ने देखा कि इसको संभालने की ताकत है जो वो किस में है, सिर्फ शास्त्री जी में ही है, क्योंकि शास्त्री जी का निर्मल चरित्र, निर्मल यानी पवित्र चरित्र है, और दृढ़ संकल्प यानी उसने जो निश्चय किया है उसकी शक्ति द्वारा ही उसने देश की इस आकांक्षा, देश की जो इच्छा है उसने वो पूरी की। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। यानी कि उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो एक सामान्य परिवार में उसका जन्म हुआ था। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। यानी कि कोई लोगों में क्या होता है, अभिमान आ जाता है, लेकिन शास्त्री जी में ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे तब तक वो सामान्य ही रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। यानी विनम्रता यानी विनय, फिर सादगी यानी सादगी भरा जीवन जीते थे, और सरल थे वो उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा। यानी कि हम ऐसी दृष्टि से देखते हैं तो ये जो शास्त्री जी का व्यक्तित्व था वो गांधी बापू के ज्यादा करीब था। यानी जैसे गांधी जी थे वैसे ही उनका भी व्यक्तित्व था, यह कहना होगा।